नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार असंगठित काम क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने हमेशा से किए हैं प्रयास। देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का 4 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को दिए तोहफे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा, ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए खोले जा रहे हैं नए संस्थान। और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण में केंद्र सरकार के प्रयास से मिला है बड़ा फायदा। महिलाओं को भी मिला स्वामित्व का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान को अहम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयास कर रही है। इन नई योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं इस महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जुड़े हुए कई कल्याणकारी पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा समावेशी विकास शीर्षक वाली इस तस्वीर में सरकार की पहल का जिक्र किया है। आइए देखते हैं श्रमिकों के हित में कौन कौन से अहम कदम अब तक उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ई-संजीवनी डेली परामर्श सुविधा का कल शुभारंभ किया है। सुविधा को अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। देश की 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मेरठ जाएंगे, जहां वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा करेंगे, योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आशा वर्कर्स से संवाद करेंगे। अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसी अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। अब देश के 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश, ओडिशा के पुरी, त्रिपुरा और कुपवाड़ा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़कर लाभार्थियों से बात की। मोदी जी ने सबसे पहली बार डायलॉग के साथ हेल्थ को जोड़ा, और जब देश के नागरिक स्वस्थ हो गए तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, सोसाइटी तंदुरुस्त होगी तो राष्ट्र तंदुरुस्त होगा, और तंदुरुस्त राष्ट्र ही तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। देश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं, जहां पर 7 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जल्द ही इसे बढ़ाकर 13 किया जाएगा। देश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन से जुड़ेंगे, ताकि गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर चिकित्सीय सलाह मिल सके। इससे उनके पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होगी। जब गाइनिंग प्रॉब्लम आया तो मैं बहुत गांव की लड़की हूं, तो मुझे बहुत परेशान होया था, कहाँ जाऊँ, कैसे दिखाऊं। ई संजीवनी माध्यम से मैंने भुवनेश्वर एम्स से बात किया, तो वो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया। तो
अच्छे से सलाह दी। मुझे बहुत इजीली मुझे मिल गई, प्रेस्क्रिप्शन मिल गया। तो सबसे बड़ा बात है कि मुझे यहाँ पर मेडिसिन भी मिल गई। 17 अप्रैल को देश भर के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग सत्र का भी आयोजन होगा। इसके अलावा 18 अप्रैल से देश के सभी जिलों के ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला का भी आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले आयोजित इस मेले में डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन की जांच भी होगी। यही नहीं, जो लोग अभी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, मेले में ही उनका कार्ड भी बनेगा। स्वास्थ्य मेले में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। टेली कंसल्टेशन सुविधा मुहैया कराने में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, असम, मेघालय के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ आगे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। ये दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की थाती हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में वनस्पतियों से औषधि एकत्र करने और औषधियों को रोगी को देने का भी मुहूर्त निश्चित होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने आयुर्वेद और ज्योतिष के अपने प्राचीनतम ज्ञान की अनदेखी की तो हम पिछड़ने लगे। भारतीय मनीषा कर्म प्रधान है। कर्म सकारात्मक होगी तो भाग्य प्रबल होता जाएगा। कि गोरखपुर में ये होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका। हम लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही उसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहां जो जन्म से ही हमें ये माना जाता है, अब मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है। यानी यहां हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता है। हमने हर अक्षर को मंत्र मान लिया, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है। और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी देने के लिए हमें अपराविद्या में जाना पड़ेगा। और अपराविद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा अचीवमेंट किया है। भारत सरकार ने भी इसमें बड़ा धन दिया है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी तेजी से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध करा रहा है। इसका लाभ महिलाओं को सबसे अधिक मिल रहा है और प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। अगर मैं देश की दृष्टि से बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए गए हैं, उन आवासों की संख्या नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर के 3 करोड़ है। इन आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश के अंदर 2 करोड़ 52 लाख
पक्के मकानों का निर्माण गरीबों के लिए बना करके पूरा करके उनको देने का काम किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,95,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है, इस योजना में 58 लाख मकान बनाने का काम पूरा किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर चुकी है। देश में कोरोना के नए मामले भले ही नियंत्रण में हों, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ जगहों पर नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। केंद्र और राज्यों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो निगरानी जांच से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ को भी पार कर गया है। देश में दैनिक कोरोना के मामलों की संख्या भले ही 1000 से कम दर्ज की जा रही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली और एनसीआर में नए संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, तो वयस्कों के साथ बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है। हालांकि जानकार मौजूदा स्थिति को ज्यादा चिंताजनक नहीं मान रहे हैं, लेकिन लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ज्यादातर जो मामले हैं वो स्टेबल हैं और ज्यादातर लोगों को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादातर जो पेशेंट एडमिट हैं वो भी स्टेबल हैं, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है। और अभी क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं और मेट्रो और सारे बाजार खुल गए हैं, इस वजह से काफी सारा ओवरक्राउडिंग है और लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बाकी शहरों में भी स्थिति नियंत्रण में देखी जा रही है। हरियाणा में केवल गुड़गांव में केस बढ़ रहे हैं या थोड़े फरीदाबाद में, बाकी सारे हरियाणा में नहीं है। आधे से ज्यादा जिलों में आज भी 0 है। मैंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा को गुड़गांव और फरीदाबाद का एग्जामिन करने के लिए भेजा है कि वहां पर क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। यूपी में कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की और कई निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने एनसीआर को लेकर विशेष निगरानी के निर्देश दिए, तो एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश भी दिया। बीते 24 घंटों में नोएडा में 70 और गाजियाबाद में 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे गए हैं। सीएम योगी ने राज्य में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन को और ज्यादा रफ्तार देने पर जोर दिया है। जहां देश के कुछ हिस्सों में नए मामलों की बढ़ती रफ्तार दिख रही है, तो वहीं सरकार का सबसे ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर है। देश में अब तक करीब 186 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं 12 से 14 साल के करीब 2.5 करोड़ बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगाई गई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस 0.03% है, तो रिकवरी रेट 98.76% है। प्रतिदिन का पॉजिटिविटी रेट 0.32% है, तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.26% है। देश में अब तक 83 करोड़ से ज्यादा कोविड की जांच हो चुकी है, तो राज्यों के पास अभी भी 2 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक मौजूद है। भारत से इतर अगर दुनिया में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो सबसे बुरा हाल इन दिनों चीन का दिखाई पड़ रहा है, जहां शंघाई में सख्त लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। बीते दिन शंघाई में करीब 23,000 नए मामले सामने आए। शंघाई के अस्पतालों की भी बहुत खराब स्थिति है, बीमारों की भीड़ नजर आ रही है, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खासा दबाव देखा जा रहा है। पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए संसद भवन परिसर में एक पर्यावरण युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें शोध छात्रों ने पर्यावरण समेत अनेक मुद्दों पर जोरदार बहस की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ अपने अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
पर्यावरण संतुलन आज वक्त की मांग और जरूरत बन गई है। पर्यावरण को बचाने के लिए जहां पूरी दुनिया चिंतित है, वहीं देश के नौनिहाल युवा छात्र भी पर्यावरण संतुलन के लिए अपने हिस्से का प्रयास बखूबी कर रहे हैं। इसी कड़ी में संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 का आयोजन किया गया। युवा संसद में शिरकत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मार्गदर्शक के रूप में पूरी दुनिया मानती है। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना संसद का काम है, जहां सिर्फ और सिर्फ चर्चा के लिए जगह होनी चाहिए, हंगामे के लिए नहीं। ओम बिरला ने ऐसे युवा संसद में पर्यावरण जैसे ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर चर्चा की सराहना भी की। भारत के नौजवान और वैज्ञानिकों ने नई दुनिया को एक दिशा दी है कि भारत का नौजवान का सोच, उसका इनोवेशन, उसका वैज्ञानिक तरीका दुनिया के सबसे बेहतर है। आज दुनिया के कितने भी देश में चले जाओ आप, जितने बड़े विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर भी अगर प्रोफेशनल रूप से कोई उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। The first thing that we have to do is to construct roads. But conventional roads are made up of concrete that absorbs immense amount of heat and is responsible for a scientific phenomenon called urban heat island. The reason why our cities are always hotter. युवा संसद में युवाओं के तेवर किसी स्थापित जनप्रतिनिधियों से कम दिखाई नहीं पड़ रहे थे। युवा संसद में देश भर के पर्यावरण से जुड़े शोध छात्रों ने जोरदार तकरीरें की। मैं यहाँ बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने पार्ट लिया था। ये जो युवा एनवायरमेंट पर्यावरण युवा संसद हो रही है, इसमें वही प्रतिभागी चिन्हित होकर आए हैं पूरे देश से, हर राज्य से, जिन्होंने एनवायरमेंट में कुछ न कुछ अपना जो है सहयोग दिया है। तो उन लोग को चिन्हित किया गया है कई कंपटीशन के तहत। फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम लोग अपने सुझाव भी रख रहे हैं, पक्ष प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे छात्रों के लिए ये एक अनोखा अवसर था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ उन्हें सीधा संवाद करने का मौका भी मिला। युवा संसद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत अनेक राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार भारत के जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास और उनके साथ सामाजिक न्याय समरसता के लिए काम कर रही है। जनजातीय कल्याण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 10 ऐसे बड़े फैसले जो जनजातीय समुदायों के सम्मान, अधिकार और उनके लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। भाजपा अगर कुछ दिल में ठान लो और करने की हिम्मत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है 10 साल की काजल ने, जो दौड़ लगाकर प्रयागराज से 5 दिन का सफर तय करके लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। काजल ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखा। प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर दौड़कर पूरा करने वाली काजल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी शिकायत की। 10 साल की बच्ची काजल का कहना है कि कई मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया लेकिन सम्मान नहीं मिला। काजल की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने
तुरंत निवारण किया और सम्मान दिया। प्रयागराज से लखनऊ गई थी, अरे दिल्ली गई थी 720 किलोमीटर, वहाँ पे भी समाहित नहीं किया गया, इसीलिए प्रयागराज से यहाँ पे आए। ये पहले से भी दौड़ती है 42 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर। थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कतें हुई, रात में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देती थी। मौसम गर्म था, थोड़ा दिक्कत तो होना ही था, तो होगा दिक्कत, लेकिन दौड़ के आएगी। जैसे सपना हो कि मिलना है और सपना पूरा हो जाए, ऐसा लग रहा है। वो एडमिशन इसका वहाँ स्टेडियम के लिए बोल दिया गया है, और मुख्यमंत्री महोदय जी अपने हाथों से फूल दिए हैं, कपड़ा दिए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक विशेष ट्रेन से खजुराहो से ललितपुर होते हुए दिल्ली जाते समय रेलवे स्टेशन ललितपुर का निरीक्षण किया। रेल मंत्री से जनपद के रेल यात्रियों ने मुलाकात कर रेलवे की सुविधाओं की आवश्यकता के संदर्भ में चर्चा की। रेल मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री का रेलवे के लिए बड़ा ही वृहद विजन है। उस विजन में हमारा एक साधारण परिवार और दूर दराज क्षेत्रों के लोग हमारे अंत्योदय की अवधारणा में जो गरीब से गरीब वर्ग वंचित हैं, उन लोगों का प्रमुख स्थान है। इसी के तहत इन पिछड़े दूरस्थ इलाकों में जाकर हम देख रहे हैं कि रेलवे की क्या क्या सुविधाएं और दी जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के लिए बहुत ही बृहत विजन है। उस विजन में एक हमारा साधारण परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों के लोग, जो हमारे अंत्योदय की फिलॉसफी में जो गरीब से गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनका प्रमुख स्थान है। इसीलिए जो दूर दराज के क्षेत्र है, जैसे छतरपुर एरिया हो गया, उन सब क्षेत्रों को जा के देख रहे हैं ताकि रेलवे की क्या फैसिलिटीज वहाँ पे और ज्यादा दी जा सके, क्या सुविधाएं और दी जा सके। जैसे आज अभी ललितपुर पे हम लोग, तो ललितपुर के हिसाब से एक नया फुटओवर ब्रिज की जरूरत है, इस वाला एस्केलेटर को जल्दी से जल्दी कमीशनिंग की जरूरत है, टिकट की अगर और व्यवस्था करनी है तो उसकी जरूरत है। इन सब जो एक आम जनता को, एक साधारण परिवार को जो जरूरतें चाहिए, उन सब के बारे में देखने के लिए हम आए। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिससे कि 2024 तक बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के प्रत्येक गांव को हर घर जल योजना के अंतर्गत हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जनपद हमीरपुर से सुमेरपुर विकासखंड के पत्योरा डांडा पेयजल योजना के लिए बनाई जा रही परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और जिले के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मिशन है कि 2024 तक प्रत्येक घरों को में नल पहुंचाना चाहिए और नल में जल होना चाहिए। पहले बुंदेलखंड की स्थिति थी कि पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे, जीवन सुरक्षित नहीं रहता, ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता था और अभी ट्रेन सपा शासन में आने नहीं देते थे, पानी नहीं आने देते। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि देश के अंदर प्रत्येक घरों तक नल पहुंचाना है और नल में जल पहुंचाना है। उसी के निमित्त 2024 तक ये काम पूरा करना है बुंदेलखंड में और 2022 का लक्ष्य है सामने कि कुछ घरों में, कुछ गांवों में ऐसे पानी पहुंचाया जाए। उसी के तहत आज देखने आया था, काम स्पीड में चल रहा है। देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि सितंबर तक हम लोग प्रत्येक गांव, हमीरपुर के प्रत्येक गांव में पानी सप्लाई दे देंगे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत को साकार करने के लिए लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षण की पहल कर दी है। इस प्रशिक्षण में जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 24 प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षु डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मंडल डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का उद्देश्य ग्राम स्तर पर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर
मरीजों की सूची तैयार करना और उनका परीक्षण उपचार सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षु डॉक्टर्स को प्रमाण पत्र दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम भारतवर्ष से 25 तक टीबी को भगा दें। उस क्रम में अभी में बहुत काम किया जाना है और हमारे ब्लॉक स्तर की जो सबसे नीचे की इकाई है नियंत्रण की, वो है टीयू ट्रीटमेंट यूनिट, जिसको बोलते हैं टीबी ट्रीटमेंट यूनिट। उसका इंचार्ज एक डॉक्टर होता है। थोड़ा सा इसमें कमी चल रही थी पिछले। डॉक्टर भटनागर साहब जो आपके सीएमओ साहब हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग जिला स्तर पर हो रही है। 4 दिन की ट्रेनिंग हमने डॉक्टरों को चिन्हित किया है जो MOTC कहलाएंगे, टीबी के इंचार्ज बनेंगे। अपने ब्लॉक में टीबी उन्मूलन का सारा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में चलेगा। और मुझे लगता है कि टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 24 कर दिया है, उसको पूरा करने में इस तरह की गतिविधियां सहायक होंगी। वाराणसी में गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। क्रय केंद्रों पर किसान अपने गेहूं को ले जाकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। वाराणसी में कुल 34 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। सभी क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए छाया हेतु टीन शेड, पीने के लिए पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि किसानों को कोई भी समस्या न होने पाए। इसके साथ ही 24 से 72 घंटे के अंदर उनका भुगतान भी कर दिया जा रहा है। किसानों का कहना था कि पहले क्रय केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से गेहूं की खरीदारी हो रही है और समय से भुगतान आ जाने के कारण हम उस पैसे का उपयोग अपनी अन्य फसलों को लगाने और जरूरत के कामों में खर्च कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फायदा है, पैसा समय से मिल रहा है। अगली फसल के लिए हमको बजट हो जा रहा है हमारे पास, अगली फसल खेती करने के लिए, तो फायदा समझ में आ रहा है सरकार से। पहले इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, खरीद फरोख्त नहीं हो पा रहा था। अब तो 3-4 साल से बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है पहले से। समय से भुगतान हो रहा है, समय से हर काम हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है समय से, कारोबार आगे बढ़ रहा है। पिछली बार कोविड के दौर चल रहा था जिसके कारण लक्ष्य का कोई निर्धारण नहीं हो पाया था समय पे, और इस बार तो लक्ष्य दे दिया गया है। हमारे यहाँ 20,000 कुंतल खरीद का लक्ष्य दिया गया है। इस बार लक्ष्य के अनुरूप 20,000 कुंतल का जो लक्ष्य है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और 20-25 हजार कुंतल जो भी है वो खरीद हो जाएगी। यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है, गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी हैं किसानों के लिए कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली बहुत ही अच्छा है। और पॉस मशीन जो दी गई है, परचेज ऑफ सेल, ये परचेज ऑफ सेल जो है ये पारदर्शिता का सबसे अच्छा माध्यम बना। इससे हम लोग को भी बचत होती है और किसान भी समय पे आता है, उसका भुगतान थंब इम्प्रेशन लगता है। थंब इम्प्रेशन के पश्चात जो है उसका भुगतान 72 घंटे का दिया गया है और वो समय पे हो जाता है। हरदोई में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी राजा नरपत सिंह के शहीद स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रुइया स्मारक समिति द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा इस स्मारक को सरकार और अधिक विकसित करने पर विचार कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में नई पीढ़ी इस स्मारक से प्रेरणा ले सके। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार असंगठित काम क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने हमेशा से किए हैं प्रयास। देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का 4 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को दिए तोहफे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए खोले जा रहे हैं नए संस्थान। और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण में केंद्र सरकार के प्रयास से मिला है बड़ा फायदा। महिलाओं को भी मिला स्वामित्व का लाभ।